हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सीएसएसटी टॉपिक को। इसका मतलब है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले या फिर सर्जरी के दौरान स्टेराइल चीज़ों का यूज किया जाता है ओटी में। ठीक है, तो इसीलिए उन स्टेरलाइजेशन प्रोसेसेस को करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट, जिसे हम लोग सीएसएसटी कहते हैं। ठीक है, तो सीएसएसटी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या क्या होंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले डेफिनेशन होगा, फिर इसके एडवांटेजेस होंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे साइज ऑफ सीएसएसडी, फिर होगा रिसीविंग काउंटर, फिर हमारा है कि कितने स्टाफ होते हैं, स्टाफ की जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे सीएसएसटी डिपार्टमेंट में, आर्टिकल्स स्टेलाइज्ड इन सीएसएसटी, यानी सीएसएसटी में कौन कौन से आर्टिकल को स्टेलाइज कर सकते हैं, स्टेलाइजेशन मॉनिटरिंग, यानी कि स्टेलाइजेशन हो गया तो उसको क्या शो करेगा, यानी उसको किस चीज़ के मॉनिटराइजेशन के बाद हम लोग को वो पता चलेगा। उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीएसएसटी होता क्या है। द सेंट्रल यूनिट डीलिंग विद स्टेरलाइजेशन प्रोसेस इज टर्म्ड एज द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। यानी ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, यानी सेंट्रल यूनिट है जहाँ पे स्टेरलाइजेशन प्रोसेस होता है। यानी सभी डिपार्टमेंट की जो भी अनस्टेरलाइज्ड आइटम है वो यहाँ पे रिसीव किए जाएंगे और उनको स्टेरलाइज किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट का काम होता है क्या, कि वो स्टेरलाइजेशन करवाए और भी अदर फंक्शन और भी अदर जो काम है दूसरे वो सब भी करवाए। ठीक है, जैसे में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, स्टडी करना, फिर नए नए रिसर्चेज करके स्टेरलाइजेशन के लिए एडवांस टेक्निक डेवलप करना। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग अब इसमें देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं दी एडवांटेजेज ऑफ द सीएसएसटी, यानी सीएसएसटी जो है हमारा, उसका फ़ायदा क्या है, उसका लाभ क्या है। ठीक है, उसके होने से क्या फ़ायदा हो रहा है। दी हॉस्पिटल इन्फेक्शन इज़ मिनिमाइज्ड, यानी कि एक सेंट्रल यूनिट है, ठीक है, जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के अनस्टेरलाइज्ड आइटम जो है वो स्टेरलाइज हो रहे हैं। अगर सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सीएसएसडी तो खर्चा भी ज़्यादा होगा और इन्फेक्शन भी चारों तरफ फैलेगा। अगर एक जगह हो रहा है तो सारी जगह का जो अनस्टेरलाइज आइटम है वो एक जगह आएगा, तो उससे हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द स्टेरलाइजेशन, अगर ऐसा होगा, अगर सीएसएसडी होने से क्या होता है कि वो उसके पास बस स्टेरलाइजेशन का काम होगा, तो वो क्या करेगा कि एकदम अच्छे से अच्छा क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता होगी, अच्छे से काम करेगा और सेफ्टी भी रहेगा सबका। ठीक है, सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए वो काम करेंगे। ठीक है, स्टेरलाइजेशन अगर एक जगह हो रहा है तो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, तो वो तो एक सेफ्टी ही है ना। और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी क्योंकि उनका काम बस क्या है, स्टेरलाइजेशन करना। ठीक है, और ऑपरेशन करवाना और भी पेशेंट को देखना, ये सब उनका काम नहीं है। ठीक है, दिस सीएसएसटी सिस्टम इज़ ऑलवेज इकोनॉमिकल, ये क्या होगा कि इकोनॉमिकल होगा। कैसे, ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे डिपार्टमेंट में अपना अपना सीएसएसडी होने से क्या होगा कि उस पर खर्चा, उस पर लागत ज़्यादा आएगा। लेकिन एक जगह है और सारे जगहों का एक ही जगह स्टेरलाइजेशन होगा तो उससे लागत कम आएगी। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट इसका पॉइंट है एडवांटेजेस में, वो है दी ऑपरेटिंग रूम स्टाफ डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेरलाइजेशन एंड आर फ्री टू डू द रियल पेशेंट ओआर वर्क। ठीक है, देखिए मतलब क्या है कि अगर ऑपरेटिंग रूम यानी ओटी में जितने स्टाफ होते हैं उनका अपना अपना काम होता है, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर, मतलब सब कोई हैं, एनेस्थीसिया वाले हैं। ठीक है, तो उन लोग सबका काम होता है डिवाइड। ठीक है, उनका अपना अपना काम करना है। अगर ऑपरेटिंग ओटी रूम का जो स्टाफ है, ठीक है, उसके ऊपर एक ये बर्डन है, काम है कि उसको स्टेरलाइजेशन का भी काम देखना है प्लस में पेशेंट का भी देखना है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और वो दोनों काम को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो इसीलिए अगर सीएसएसडी आता है तो सीएसएसडी आने से उनके ऊपर का वर्कलोड, जो वो काम का जो दबाव है वो कम होगा, वर्कलोड कम होगा, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से कर पाएंगे। अगर अलग, जैसे स्टेरलाइजेशन के लिए अलग स्टाफ हैं, देखने स्टेरलाइजेशन देखने के लिए, और जो ओटी है उसका काम देखने के लिए अलग स्टाफ है, तो वर्कलोड तो कम हो गया ना।
क्योंकि एक ही इंसान को दो काम नहीं करना, दो इंसान को दो काम करना है अलग अलग, तो वो दोनों अच्छे से कर पाएंगे उस चीज़ को, और वो अपना जो काम है वो अच्छे से करेंगे, और इससे क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और वर्कलोड भी कम रहेगा स्टाफ के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ CSSD, ठीक है, यानी इसकी विशेषता क्या है, काम क्या है इसका CSSD का। टू स्टरलाइज ऑल द आइटम्स नीडेड, जो भी ज़रूरत है, ठीक है, जो भी अनस्टरलाइज आइटम आया है उन्हें स्टरलाइज करना, ठीक है, ये काम है CSSD का। टू रिसीव ऑल अनस्टरलाइज्ड आइटम्स फॉर स्टरलाइजेशन, यानी कि जो भी अनस्टरलाइज्ड है, ठीक है, उन आइटम्स को, उन चीज़ों को, उन आर्टिकल्स को स्टरलाइज करना, ये काम है। और प्लस में सबसे पहले रिसीव करेगा तभी तो उसको स्टरलाइज करेंगे और फिर उसको भेजेंगे, तो सबसे पहला काम है इसका कि उनको रिसीव करना, अनस्टरलाइज्ड आइटम को रिसीव करना स्टरलाइजेशन के लिए। फिर उसको क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे उन आइटम्स को। टू डिस्ट्रीब्यूट स्टरलाइज पैकेजेज टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट से वो अनस्टरलाइज्ड आइटम आया है उन्हें वो स्टरलाइज करके वहाँ पे देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। टू मेंटेन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ स्टराइल आइटम्स, यानी कि वो क्या करता है, अनइंटरप्टेड का मतलब क्या है कि बिना रुकावट के, यानी टाइम टू टाइम, यानी अभी आया स्टरलाइज होने के लिए तो वो जल्दी से स्टरलाइज करके उनको जब ज़रूरत है उनको वो दे दे, ठीक है, यानी कि आज दिए और 10 दिन बाद वो स्टरलाइज करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं, यानी कि टाइम टू टाइम उन्हें वो दे दें स्टरलाइज करके, जब ज़रूरत हो तो वो लाएं, स्टरलाइज करवाएं अनस्टरलाइज आइटम को और फिर उन्हें वो स्टरलाइज करके दे दें, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग टू द हॉस्पिटल पर्सनल, यानी कि जो भी वहाँ के स्टाफ है हॉस्पिटल के, ठीक है, जो एक तो ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं, CSSD टेक्नीशियन होते हैं, जिनका काम होता है कि वो स्टरलाइजेशन देखें, करवाएं, करें, तो उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाए, जो वहाँ के स्टाफ है उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। टू स्टडी एंड डू रिसर्च इन स्टरलाइजेशन प्रोसेसेज, यानी कि पहले कैसे होता था स्टरलाइजेशन और अब कैसे होता है, बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब ऑटोक्लेव आ गया, प्लाज्मा आ गया, एक से एक एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं यहाँ पे स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो वो सब जो है बहुत ही एडवांस है और अच्छी टेक्निक्स हैं, तो उससे भी अच्छी टेक्निक को डेवलप करेंगे कब, जब हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी खामियों को खोजेंगे और भी अच्छी टेक्निक्स को लाएंगे, ताकि और भी कम लागत में ज़्यादा एक ही बार में फ़ायदा पहुँचे, ठीक है, ज़्यादा काम हो सके एक ही साथ, ठीक है। तो और इसको जो है टेक्निक को डेवलप करने के लिए रिसर्च करना होगा, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करे, CSSD करे, ऑर्गेनाइज करे ट्रेनिंग, और फिर इस पे स्टडी करवाए, इस पे स्टडी करें और रिसर्च करें और फिर नई टेक्निक्स को डेवलप करें, ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से काम हो सके, ठीक है, स्टरलाइजेशन का जो टेक्निक है वो डेवलप हो और भी बहुत सारे अनस्टरलाइज आइटम को एक साथ स्टरलाइज कर सकें, और कम लागत में इकोनॉमिकल भी हो, वो ज़्यादा महंगा ना पड़े, ठीक है, और आसानी से वो हैंडल भी हो सके, कोई ज़्यादा नुकसान ना करे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है साइज ऑफ CSSD, ठीक है, साइज ऑफ द CSSD में हम लोग देखेंगे कि CSSD का साइज़ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी जो एरिया है उसमें कितना होना चाहिए, कितने CSSD डिपार्टमेंट होने चाहिए, तो इसका साइज़ जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले इंडोर फैसिलिटी पे, ठीक है, इंडोर फैसिलिटी कैसा है, कितने बेड स्ट्रेंथ हैं, कितने वहाँ पे ऑपरेशन हुआ करते हैं, कितने प्रोसेसेस होते हैं हॉस्पिटल में, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इंडोर फैसिलिटी कितना है। ऑपरेशन लोड इन द हॉस्पिटल, यानी ऑपरेशन लोड कितना है, एक दिन में कितना ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे 100 ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे कितना CSSD होगा, जहाँ पे 100 की जगह पे 1000 ऑपरेशन हो रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा CSSD होगा, ज़्यादा डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देयर शुड बी एम्पल प्लेस फॉर द एक्टिविटीज़, यानी खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है, CSSD डिपार्टमेंट अगर बनाना हो तो उसके लिए खाली जगह पे ही तो वो डिपार्टमेंट बनेगा, इसीलिए एम्पल प्लेसेज होने चाहिए इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे वो सारे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से कोई भी अनस्टरलाइज आइटम जो है वो स्टरलाइज होता है, यानी क्या प्रोसेस हैं, मतलब कैसे रिसीव कैसे किए हैं उसको, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारे स्टेप्स को, यानी CSSD डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है,
तो सबसे पहले रिसीविंग काउंटर, ठीक है, यानी सबसे पहले जो अनस्टेराइज आइटम है, अनस्टेराइल आइटम है, उसको रिसीव करते हैं। फर्स्ट है रिसीव किए, लिए सभी अनस्टेराइज आइटम को, अनस्टेराइल आइटम जो है उसको ले लिए। फिर काउंटिंग सेक्शन आता है, बिना काउंट किए तो गड़बड़ हो सकता है, यानी 10 टॉवेल हैं, 10 सीट्स हैं आपके, और फिर बहुत सारे चीज़ें होते हैं, टॉवेल होते हैं, सीट्स होते हैं, ड्रैप्स वगैरह हो गए, ठीक है, ड्रैपिंग के लिए जो भी हैं, स्पंज वगैरह हो गए, गाउन्स हो गए, तो ये सभी चीज़ें स्टरलाइजेशन के लिए आती हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आते हैं, तो उन सभी को काउंट करना होगा, क्योंकि अब 10 दिए उसमें से 5 वो दिया नहीं, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर आएगा ब्लेम। इसीलिए क्या करिए कि उसको काउंटिंग सेक्शन होता है, सेकंड स्टेप, यानी काउंट करते हैं कि आपने कितना आइटम दिया है स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो है वॉशिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, यानी वॉश किए, धो दिए, साफ़ कर दिए, क्लीन कर दिए अच्छे से, फिर उसको ड्राई करना है, यानी सुखाना है। फिर क्या होता है, जो फोर्थ स्टेप है वो है पैकिंग सेक्शन, यानी कि उसको वॉश कर लिए, क्लीन कर लिए, ड्राई भी हो गया, ठीक है, सब कुछ कर लिए। तो धोने के बाद, उसको साफ़ करने के बाद, सुखाने के बाद फिर क्या करना है, उसको पैक कर देना है। स्टरलाइज करने के लिए अगर उसको भेजना है तो उसको पैक करना होगा, ठीक है। तो स्टरलाइज होने के बाद, सॉरी, उसको क्लीन करने के बाद उसको पैक कर देना है। ये हमारा आता है पैकिंग सेक्शन। फिर हमारा आता है डिकॉन्टामिनेटिंग सेक्शन, यानी कि जहाँ पे वो स्टरलाइजेशन होगा, यानी जो अनस्टरलाइज आइटम है उनको काउंट कर लिए, क्लीन कर लिए, फिर हमारा पैक कर लिए, उसके बाद उसको जैसे ऑटोक्लेव होना है तो ऑटोक्लेव चैम्बर में उसको हम लोग रख देंगे और स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पर वो स्टरलाइज हो जाएगा। तो फिर उस पर क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टरलिटी मॉनिटरिंग सेक्शन, जिसमें हमारा मैकेनिकल भी होता है, फिर मैकेनिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। तो मोस्टली हम लोग इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल यूज करते हैं, और मैकेनिकल तो उससे जो मशीन है वो हमारा ऑटोक्लेव हो या फिर प्लाज्मा हो या फिर कोई भी मशीन हो, उसमें वो सेट रहता है, पहले ही से फिट रहता है, जैसे टेम्परेचर शो करेगा, टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है वो सब, प्रेशर वगैरह सब शो करता है उसमें, ठीक है। तो स्टेरिलिटी मॉनिटरिंग सेक्शन में हम लोग सबको मॉनिटर कर लेंगे, अगर वो स्टरलाइज हो जाता है आइटम तो हम लोग उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और उसमें जैसे स्टेरिलिटी मॉनिटरिंग सेक्शन में क्या हमारा होता है कि केमिकल है, बायोलॉजिकल है और फिर मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल जो होता है वो उसी में फ़िट होता है पहले से मशीन में ही, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, प्रेशर, टाइम वगैरह ये सब के लिए। और जो हमारा बायोलॉजिकल है उसमें हमारा जियोबैसिलस बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया जो है वो अंदर रख दिया जाता है, तो उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो स्टरलाइज हुआ या नहीं हुआ आइटम। फिर हमारा तीसरा जो केमिकल इंडिकेटर है उसमें विकिंग टेप यूज किया जाता है। विकिंग टेप पहले ऐसी येलोइश वाइट रहेगा, ठीक है, और बाद में वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये सब क्या है कि वो पहचान है कि ये जो हम लोगों ने अनस्टरलाइज आइटम को स्टरलाइज करने के लिए दिया था वो स्टरलाइज हो चुका है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टोरिंग सेक्शन, यानी कि स्टरलाइज हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग स्टोर कर देते हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट से वो अनस्टरलाइज आइटम आया था वो वहाँ से आए और फिर इसे रिसीव कर लें। फिर आता है सप्लाइंग सेक्शन, यानी स्टोर कर दिए और जो आएगा लेने उसे वो सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट हमारा आता है सप्लाइंग सेक्शन। तो ये सभी स्टेप्स थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स यहाँ इंक्लूड हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। द स्टाफ ऑफ CSST, यानी CSST में कौन कौन से स्टाफ होते हैं। तो सबसे पहले CSST सुपरवाइज़र होता है जो हेड होता है, फिर नर्सेज होती हैं, फिर ट्रेंड टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो इसमें है वो है द नंबर ऑफ़ स्टाफ डिपेंड्स ऑन, स्टाफ का जो नंबर है वो किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो हॉस्पिटल में बेड स्ट्रेंथ कितना है, बेड स्ट्रेंथ ऑफ द हॉस्पिटल, जितने बेड होंगे उसके अकॉर्डिंग पेशेंट होंगे और जितने पेशेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑपरेशंस हुआ करेंगे, तो उतने ही ज़्यादा आइटम्स यूज होंगे और वो अनस्टरलाइज होंगे, और अनस्टरलाइज आइटम को स्टरलाइज होने के लिए भेजा जाएगा CSST में, ठीक है। तो ये सब एक साइकिल है, ठीक है, जितने बेड रहेंगे उतने पेशेंट रहेंगे, ओके। तो फिर ये बेड स्ट्रेंथ के पे डिपेंड करता है स्टाफ का जो संख्या है। दी वर्क शेड्यूल शिफ्ट्स, यानी वर्क शेड्यूल जो शिफ्ट है वो कैसे होता है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ये सब जो शिफ्ट होते हैं, ठीक है, सुबह शाम ड्यूटी लगेगा, दोपहर में लगेगा। तो ये जो वर्क शेड्यूल शिफ्ट है इसके अकॉर्डिंग भी स्टाफ का जो है नंबर, जो संख्या है वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब हमारा है कि क्या क्या CSST में रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है।
यानी दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ CSST को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो CSST क्या है? तो सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी स्टेलाइज करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स या फिर कौन कौन से आइटम यूज़ किए जाएंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले मशीन्स होने चाहिए, ठीक है। और फिर उन्हें स्टेलाइज होने के बाद वहाँ स्टोर करना होगा, तो स्टोरिंग सेक्शन और स्टोरिंग सिस्टम भी चाहिए। रखने के लिए फर्नीचर चाहिए। अगर मान के चलिए कोई कॉटन है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक, कोई आइटम है जो बहुत बड़ा है या फिर उसको काट काट के यूज करना है, तो उसको कट करने के लिए कटर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने यहाँ पढ़ते हैं जो दिया गया है। तो सबसे पहले ऑटोक्लेव मशीन होना चाहिए, ठीक है। अभी मोस्टली ऑटोक्लेव का ही यूज किया जाता है, तो ऑटोक्लेव्स होने चाहिए। हॉट एयर ओवन होना चाहिए, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वाशर होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक वाशर जो है वो अभी थोड़ा न्यू है, ठीक है। स्टोरिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी स्टरलाइज होने के बाद उन आइटम्स को रखा कहाँ जाएगा, तो उन्हें रखने के लिए स्टोरिंग सिस्टम होगा, यानी वहाँ पे स्टरलाइज होने के बाद उन आइटम्स को स्टोर किया जाएगा, फिर वहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है, यानी जो भी डिपार्टमेंट वहाँ दिया है अपना आइटम वो वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्नीचर्स होने चाहिए, ठीक है, और भी जो ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है कि कौन कौन से आर्टिकल्स स्टरलाइज हो जाते हैं, स्टरलाइज होते हैं CSST में, ठीक है। सामान्यतः कौन कौन से आइटम्स को स्टरलाइज करते हैं। द आर्टिकल्स विच आर कॉमनली स्टरलाइज्ड इन द CSSD। तो सबसे पहले हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट, यानी जो जो सर्जरी के टाइम में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं या फिर किसी प्रोसीजर में यूज किए जा रहे हैं उनको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हो गया गाउन्स, जो गाउन सर्जरी के टाइम में या फिर किसी भी प्रोसीजर करने के टाइम में हम लोग पहनते हैं, ठीक है, जो स्टेलाइज होता है। पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सभी जो आइटम्स होते हैं सभी चीज़ों को स्टेलाइज करने के बाद ही यूज करते हैं, स्टेलाइजेशन होता है इसीलिए। तो स्टेलाइज्ड आइटम को ही यूज किया जाता है, क्योंकि सर्जरी हो रहा है तो उसके अंदर के पार्ट एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन तो किया जाता है तो ऊपर चीरा लगा के अंदर का ही सर्जरी किया जाता है किसी पार्ट का, तो एक्सपोज होंगे तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इन्फेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे और पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है। सारी स्टेलाइज्ड आइटम को ही यूज किया जाता है और पूरे एक जो एरिया होता है वो स्टेलाइज्ड होता है, स्टेलाइज्ड जोन वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। फिर यहाँ पे जो थर्ड है हमारा वो है ग्लव्स, यानी ग्लव्स को दस्ताने को भी स्टेलाइज किया जाता है। जो ड्रेप्स हैं, ठीक है, यानी ड्रैपिंग करते हैं, यानी पेशेंट का अच्छे से कवर करके फिर सर्जरी किया जाता है। बोले तो स्टेलाइज जोन बनाया जाता है, तो इसी के लिए ड्रैपिंग टॉवल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो इसमें नेक्स्ट है वो है कि बाउल्स वगैरह जो कटोरी हैं उन सब को स्टेलाइज किया जाता है, वो सब इंस्ट्रूमेंट में ही आएंगे। होल टॉवल्स हो गए, ठीक है। फिर हमारे जिसे कट सीट भी कहते हैं, फिर ट्रेज हो गए, ड्रेसिंग गॉज, कॉटन पैड्स, स्वेब्स, स्पंजेज, ये सभी आइटम जो है वो स्टेलाइज किए जाते हैं। ये सभी आइटम्स यूज किए जाते हैं सर्जरी के दौरान या फिर किसी भी प्रोसीजर के दौरान जो कि पेशेंट के साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये सभी आइटम्स हैं जो कि CSST में स्टेलाइज किए जाते हैं कॉमनली। स्टेलाइजेशन मॉनिटरिंग, इसका मतलब क्या है कि स्टेलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ इसको मॉनिटर करने के लिए क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर स्टेलाइजेशन मॉनिटरिंग। स्टेलाइजेशन मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे 3 तरह के स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैकेनिकल इंडिकेटर होते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं अब हम लोग वो जानेंगे। दीज आर ऑलरेडी फिटेड इन द इक्विपमेंट्स, यानी ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इक्विपमेंट जो मशीन है उसी में फ़िट होते हैं, ठीक है। तो दे रिकॉर्ड टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि इनका काम क्या होता है कि वो टाइम नोट करने के लिए, टाइम रिकॉर्ड करने के लिए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए, ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करने के लिए ये यहाँ पे फिट किए रहते हैं पहले ही से मशीन में ही, इसीलिए इसे मैकेनिकल इंडिकेटर्स कहा गया है, ठीक है। टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब यहाँ पे उस पर पहले से फिट रहेगा तो देखना आसान रहेगा कि कितने टाइम पे या फिर कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे हो रहा है। केमिकल इंडिकेटर्स हैं हमारे नेक्स्ट। तो केमिकल इंडिकेटर में विकिंग टेप हो गया मोस्टली जो कि यूज किया जाता है। विकिंग टेप का अगर कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है, तो वो समझिए कि स्टेरिलाइजेशन हो गया,
केमिकल और डाई सेंसिटिव डिवाइसेज, जिसमें वही बोल रहा है कि विकिंग टेप एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि विकिंग टेप का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, जो कि येलो कलर का देखने में होता है और वहाँ पे लाइनिंग होता है वाइट वाइट, ऐसी येलो इस वाइट। तो फिर वो जो होता है वो स्टरलाइज होने के बाद ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है वहाँ पे। फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हमारे क्या है कि दिस डिटरमाइन द ग्रोथ बिहेवियर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में जियोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग पता चलता है कि वो आइटम्स जो हैं वो स्टेरलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये टॉपिक था, जो इंडिकेटर्स हैं जो कि स्टरलाइजेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वो हम लोगों ने देखा। फिर CSST क्या होते हैं, उसके स्टाफ की संख्या किस पे डिपेंड करेगी, CSST कितना होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा। फिर कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन आइटम को हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं, फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सेटअप तैयार किया जाता है। ये जो CSST डिपार्टमेंट होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ्स भी हुआ करते हैं, देखिए ऐसे। और फिर वहाँ पे स्टरलाइजेशन के लिए मशीन्स फिट किए गए होते हैं। फिर वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सभी चीज़ें रखी गई होती हैं, ठीक है। स्टोरिंग के लिए देखिए, स्टोर करने के लिए वहाँ पे बनाया गया है। तो ये सभी जो हैं बहुत ही सही हैं, मतलब बहुत ही, इसका तो आप लोगों ने फंक्शन देखा है कि कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्निक भी आए हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक वाशर है, प्लाज्मा मशीन है, ऑटोक्लेव तो था ही पहले ही से आया हुआ, लेकिन वो सबसे बेस्ट जो है वो भी ऑटोक्लेव को माना जा रहा है। प्लाज्मा मशीन जो है वो अच्छा है, सभी आइटम्स को स्टरलाइज कर सकता है और उसे हम लोग 365 दिन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसे 365 दिन उसका जो है टाइम है कि उसके बाद वो फिर से स्टरलाइज करना पड़ेगा। और जो ऑटोक्लेव है उसे 48 घंटे बाद फिर से स्टरलाइज किया जाता है, जो आइटम्स ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइज किए गए हैं। तो प्लाज्मा बेस्ट माना गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा ही महंगा होने के चलते प्लाज्मा मशीन का वो क्या है, वो एक तरह से उसका जो है मतलब एक तरह से जो कमी होता है वो माना गया है, ठीक है। तो ऑटोक्लेव जो है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सही भी है, ठीक है। तो सब में कुछ ना कुछ खामियां और खूबियाँ होती हैं। तो ये नए नए टेक्निक्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। प्लाज्मा मशीन तो सभी आइटम्स को स्टरलाइज कर सकता है, सभी आइटम्स को, ठीक है। और लेकिन उसका एक जो देखे तो ख़राब उसमें कमी जो है वो है कि वो बहुत महंगा है, सभी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसका जो प्रोसेस है, उसमें जो आइटम्स यूज होते हैं वो सभी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। उसमें H2O2 का एम्पूल वगैरह यूज किया जाता है, तो वो सभी बहुत काफ़ी महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी बहुत ही टेक्निक्स हैं, नए नए आए हैं और आगे और भी रिसर्चेज किए जा रहे हैं कि नए नए टेक्निक्स आएँ, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वाशर जो है वो बहुत ही अच्छा है, एक तरह से वो 15 to 20 हर्ट्ज़ पे काम करता है, उसमें वेव्स जनरेट होते हैं, ठीक है। और वो जो भी कंटामिनेट, जैसे ब्लड है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर किसी भी चीज़ पे ब्लड है, तो वो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो मतलब वो एब्जॉर्बर का काम करता है एक तरह से, और स्पंज, मतलब एकदम स्पंज की तरह कि एब्जॉर्ब कर लिया सभी चीज़ों को, और इतने 15 to 20 हर्ट्ज़ पे काम करता है, ठीक है। बहुत कम टाइम में स्टरलाइज भी कर देता है, ठीक है। जैसे कोई वॉशिंग मशीन होता है वैसे ही कंटेनर की तरह ये भी होता है अल्ट्रासोनिक वाशर, सही है एक तरह से। लेकिन ज़्यादातर अभी जो है वो ऑटोक्लेव मशीन का ही यूज किया जाता है। प्लाज्मा भी नया ट्रेंड में आया है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली, महंगा होने के चलते ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया जा रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो तो कमेंट करें, और जो भी कोई दिक्कत हो किसी वर्ड में या फिर किसी टॉपिक में तो आप उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।